नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के इकोनॉमिक टाइम्स प्लस बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसी खबरें जो आपके इनकम को, आपके एक्सपेंसेस को, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को और साथ ही साथ जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के 5 फैक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। तो अगर ऐसी न्यूज़ आपको रोज़ देखनी है ना, तो शुरू आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। एंड यहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल न्यूज़, ना कोई क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सिर्फ वही न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो आपके इन 5 फैक्टर्स को इम्पैक्ट करती है। तो शुरुआत कर लेते हैं आज एक ओवरव्यू से। सबसे पहले हम ओवरव्यू लेंगे आज के आर्टिकल्स का जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल है एक एडिटोरियल आर्टिकल, ये है वेट एंड वॉच। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग चल रहा है इस टाइम पे एंड यहाँ पे आप देखिए कि 7 तारीख को ही ये अनाउंस करने वाले हैं कि इस बार रेट कट्स होंगे या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला जो एमपीसी है। तो देखते हैं कि राइटर का क्या कहना है। रेट कट होप्स पुश रुपी टू फ्रेश लो ऑफ 87.46। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई इस बार ब्याज दर को घटाएगा। लिक्विडिटी भी बड़े दिन से इन्फ्यूज कर रहा है, तो इसकी वजह से रुपया गिर गया। यस, तो रुपया क्यों गिर जाता है जब आरबीआई रेट कर रहा है, तो रेट घटा कट कर रहा है, तो ये हम लोग समझेंगे इस आर्टिकल में। इसके अलावा आता है अगले आर्टिकल पे, ये है इंडिया ओपन टू रिवाइव यूएस ट्रेड डील स्टॉक्स ड्यूरिंग पीएम्स विजिट। यहाँ पे इंडिया का कहना है कि हम वी आर ओपन टू डिस्कस एक यूएस ट्रेड डील हम डिस्कस कर सकते हैं जब पीएम विजिट करेंगे हमारे यूएस फरवरी में। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो है ये 2 साल के लो पर आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री आउटपुट ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर क्यों पीछे छूट रहा है ये डिस्कस करेंगे हम लोग, कहां लैग कर रहा है। Global gold demand rose 1% to reach record high in 2024। WGC की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, यस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उसकी रिपोर्ट है कि गोल्ड का डिमांड, ये जो डिमांड है पूरी दुनिया में, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल कलेक्टिवली पीक पर है इस टाइम पे, ठीक है, और गोल्ड के प्राइसेस भी पीक पर जा रहे हैं। तो इसका एक बार रीजन जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपैंडिंग एनर्जी टाइज, बाइंग मोर यूएस ऑयल ऑन मोदी ट्रम्प मीट एजेंडा। यहाँ पे बात हो रही है जब मोदी एंड ट्रम्प मिलने वाले हैं, तो इस बार एजेंडा ये रहेगा कि इंडिया को रशिया को छोड़ना होगा और यूएस से ऑयल बाय करना होगा, एलएनजी बाय करना होगा। ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, इकोनॉमी है, बट व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो इंडिया अपना सामान यूएस भेज पाए, इसीलिए हो सकता है इंडिया को भी यूएस की कुछ बातें माननी पड़े। आरबीआई ऑर्डर्स एनबीएफसीज टू रिवील मैक्स रेट्स ऑफ ऑल लोन प्रोडक्ट्स। आरबीआई ने कहा है जितनी भी एनबीएफसी बैंक्स हैं कि भैया, नॉट बैंक्स, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, कि वो रिवील करो कि कितना तुम रेट चार्ज करते हो वो सारे लोन प्रोडक्ट्स पे। तो आप देखोगे कि एनबीएफसीज का कोई फिक्स नहीं होता, वो 30-40% भी रेट, इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेते हैं, यस, लोगों से। तो आरबीआई ने इनसे डेटा मांगा है, और क्यों मांगा है हम ये डिस्कस करेंगे। गोल्डमैन अपग्रेड्स ऑयल मार्केटिंग कंपनी साइट्स बेटर आउटलुक फॉर नेक्स्ट 2 फिस्कल्स। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जैसे बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनको रेटिंग का अपग्रेड, एक बेटर आउटलुक का अपग्रेड मिला है गोल्डमैन सैक्स द्वारा। तो क्यों गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि आगे एक 2 फिस्कल जो है ये बेटर करने वाला है, अगले 1-2 साल बढ़िया रहने वाले हैं इन कंपनीज के लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। नो मोर बिट्स एंड पीसेस। यहाँ पे क्या बात हो रही है? बिट्स एंड पीसेस मतलब क्या? यहाँ पे बात हो रही है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की। तो यहाँ पे एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया साइन करता है दूसरी कंट्रीज के साथ। अगर आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया, और कुछ इसमें हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी यूज करेंगे जो कंपनीज के साथ हमारे केसेस हुए हैं, जैसे वोडाफोन वाला एक केस था, केन के साथ एक केस था। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। वेट एंड वॉच, ग्लोबल अनसर्टेनिटी डिमांड्स कॉशन ऑन एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी। तो 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है आरबीआई की, ठीक है, 6 लोग होते हैं इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में, और ये इस हफ्ते ही मिल रहे हैं। 5 तारीख से 7 तारीख तक ये मीटिंग चलनी थी। एंड ये मैं कहूंगा कि पहली मीटिंग है सिंस संजय मल्होत्रा जी जो हमारे नए आरबीआई के चेयरमैन हैं, जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है। और जितने भी बाजार में पार्टिसिपेंट्स है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होता है, यहाँ पे लिखा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो प्लीज आज का सवाल इसी को बना देते हैं कि सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का आप नाम बताइए मुझे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो चाहे वो पीपल हो। तो दे विल क्लोजली वॉच द आउटकम ऑफ द मीटिंग
ऑन फ्राइडे एंड ये यूनियन बजट के बाद आ रहा है, तो काफी सारे एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि बिल्कुल सही टाइम है ये कि आप ना ईजिंग साइकिल शुरू कर दो। ईजिंग साइकिल क्या होता है भाई? मतलब जिंदगी को आसान करने वाला साइकिल। क्या साइकिल होगा ये? ब्याज दर को घटाना शुरू कर दो। हमारे होम लोन, एजुकेशन लोन, हमारे सारे ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, इसकी कॉस्ट कम आ जाए। कंपनीज के लिए भी फायदा हो जाएगा, हमारे क्या पता इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाए अगर कंपनीज का कॉस्ट घट जाए तो। और इकोनॉमी में एक्सपेंशन भी आ जाए, क्या पता कंपनीज अब देखेंगे सस्ता लोन है, काम करते हैं, फैक्ट्री डाल देते हैं, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, तो जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी। तो प्राइमरली दो रीजंस, ठीक है, इन्होंने दिया। सबसे पहला तो इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है पहले से, राइट? हमने देखा था 5.4% का जीडीपी था लास्ट क्वार्टर, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको ऊपर लेके जाएं। और जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के करंट ईयर के लिए, वो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.4% से, कंपेयर टू 8.2% इन 2023-24। दूसरा रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो दे दिया कि भैया ग्रोथ ही स्लो हो गया है और आगे का एस्टिमेट भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। दूसरा रीजन है कि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा किया है फिस्कल फ्रंट पे इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग एक्सपेंडिचर। तो फिस्कल का मतलब क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट बिना बजट करके चलाती है खर्चा। कितना खर्चा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने पैसे कम खर्च किए, थोड़ी सी कंजूसी की है, और कंजूसी करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आज हम फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हैं ओवरऑल कि चलो ठीक है, हम आगे जाके ब्याज दर को घटा सकते हैं। हम आगे थोड़ा आगे खर्चा भी और कर पाएंगे अगर करना हो तो। बाकी फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में हमने 2 दिन काफी डिस्कस भी किया है बजट के टाइम पे। तो यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट्स में मेरिट है इन दोनों में कि भाई ग्रोथ को भी सही करना जरूरी है, राइट? और इसके अलावा ऑलरेडी हम लोग फिस्कल जो है ये बेटर कर चुके हैं अपना फिस्कल जो पॉलिसी है फिस्कल फ्रंट पे, तो आरबीआई ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, राइट? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन राइटर का कहना है कि ये भी याद रखो भाई कि जो ग्रोथ है वो खाली ग्रोथ ऑब्जेक्टिव नहीं है आरबीआई का। आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करे। दिमाग में, अपने दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव रखे कि हाँ ठीक है, ग्रोथ भी करना है, लेकिन इसका काम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, स्टेबल रखना। थस इंश्योर करना कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई दर है, ये ड्यूरेबली अलाइंड है 4% से, जो हमारा टारगेट है। 4% का टारगेट क्यों है ये भी हमने डिस्कस किया है बड़े ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल में। कल का न्यूज पेपर आप जरूर चेक कीजिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया कि 4% का जो टारगेट है वो आया कहां से। तो इन्फ्लेशन रेट जो है दिसंबर का वो आया है 5.2%। तो ओवरऑल फूड प्राइसेस भी मॉडरेट हुए हैं, ज्यादा मतलब बढ़े नहीं है, थोड़े घटे ही हैं, लेकिन है एलिवेटेड, अभी भी ऊपर ही है। तो जो एनालिसिस आई है बाय इकोनॉमिस्ट एक्सिस बैंक में, उसने शो किया है कि जो प्रपोर्शन है फूड आइटम्स का विद इन्फ्लेशन रेट ओवर 6%, ये बढ़ा है 33%, पहली बार सिंस अक्टूबर 2020। तो एक्सिस बैंक के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भैया जो फूड आइटम्स है ना, खाने पीने की चीजें हैं, इनका जो प्रपोर्शन है विद एन इन्फ्लेशन रेट ओवर 6%, ये बढ़ा है टू 33%। पहली बार ऐसा हुआ है अक्टूबर 2020 से। और यहाँ पे जो इंक्रीज आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में लास्ट क्वार्टर, यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन रेट पे भी प्रेशर हो सकता है। तो जो दिसंबर के लिए प्रोजेक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो दिखा रहा है कि इन्फ्लेशन जो रेट है, हमारा महंगाई दर है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और कम होकर आ जाएगा 4% बाई सेकेंड क्वार्टर। मतलब अगले क्वार्टर की यहाँ पे बात चल रही है, 25-26 के सेकेंड क्वार्टर की बात चल रही है। तो यहाँ पे पॉलिसी अकोमोडेशन के लिए स्पेस क्रिएट होगा। तो ग्रोथ ग्रोथ तो आप बोलते रहो, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन रेट जब तक भाई कम नहीं हो जाता, आरबीआई कैसे एकदम से रेट कट करना शुरू कर दे? फिर सारा ब्लेम आरबीआई पे आ जाएगा, याद रखिएगा, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लग जाए और ग्रोथ भी गिरने लग जाए। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है सिंस लास्ट एमपीसी मीटिंग, जहाँ पे इंक्रीज रिस्क थे टू इन्फ्लेशन आउटकम्स। ट्रेड टेंशंस अब इंक्रीज हुए हैं क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिले कर दिया है अपना डिसीजन कि वो टैरिफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे फ्रॉम कनाडा, इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको पर। और चाइना ने तो रिटालिएट कर दिया है इनके ऊपर, 10% का यूएस पे भी टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप ने इंडिकेट किया है कि यूएस टैरिफ सैंक्शंस लगाएगा ऑन इंपोर्ट्स, यूरोपियन यूनियन से पे भी सैंक्शन लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो जो ट्रेड टेंशंस हैं और हायर टैरिफ्स हैं, ये पोटेंशियली डिसरप्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन्स को, और हाई इंपोर्ट प्राइस आ सकता है इसकी वजह से इंडिया के लिए। और बिसाइड्स जो हाई टैरिफ्स हैं ये पुश कर देंगे इन्फ्लेशन रेट को इन यूएस। एंड अकॉर्डिंग टू एक एस्टिमेट, जो 25% का टैरिफ लगा है कनाडा और मेक्सिको पे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन यूएस में जा सकता है बाई 1 परसेंटेज पॉइंट।
और जिसके लिए 2% का टारगेट हो ना, 1% उसके लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट? मेरा अगर 2% का टारगेट है और इन्फ्लेशन 3 हो गया, मतलब 50% ऊपर है मेरा जो टारगेट है उससे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, और जो रिवर्स हो जाएगा, जो पूरा डिसइन्फ्लेशन किया है उसका, सारी मेहनत जो हुई है अभी तक फेडरल रिजर्व की, सारी बर्बाद हो जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, ब्याज दर भी बढ़ जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और इसकी वजह से डॉलर और मजबूत होगा। यस, इंटरेस्ट रेट यूएस में जितना बढ़ता है डॉलर उतना मजबूत होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डॉलर को खरीदते हैं तो क्या होता है, डॉलर के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाता है, और डॉलर खरीद के वो यूएस में ट्रेजरी बाय कर लेते हैं, मतलब फिक्स इनकम में लगा देते हैं, एफडी की तरह। तो यूएस डॉलर के टर्म्स में उनको इंटरेस्ट रेट फिक्स इनकम मिल रहा है बढ़िया, 4% 5%, अगर ब्याज दर ज्यादा है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है ये उनके लिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट उस टाइम पे इतना देता नहीं। तो यहाँ पे इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। अगर आप देखोगे वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव बहुत ही ज्यादा हो गया है। रुपया किसी दिन देखो कितना बढ़ जा रहा है, कितना गिर जा रहा है, एकदम से रिवर्सल आ रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी सही नहीं है बहुत ज्यादा, एंड रुपये पे प्रेशर भी है। और अगर आप देखेंगे, इससे हम ये भी कह रहे थे कि सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड भी है। आरबीआई जो है वो अलाउ कर रहा है रुपये को कि भैया आप डेप्रिशिएट हो जाओ, गिरो डॉलर के अगेंस्ट, एंड जो सर्कमस्टांसेस है उसी के हिसाब से हमें चलना होगा। तो रुपये अगर ऐसे ही गिरता रहा तो ये अफेक्ट करेगा हमारे इंपोर्ट के प्राइसेस को, और इन्फ्लेशन आउटकम को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब बाहर से जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब भैया रुपया ही गिर गया है। डॉलर 84 से लेट्स से अगर 88 हो जाए एकदम से, तो 4 रुपए तो महंगा पड़ रहा है ना आपको, बाहर से आने वाला सामान, सारा सामान एटलीस्ट 5-10% तो महंगा पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन की डेटा को थोड़ा सा ऊपर के लेकर जा सकता है, ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है, पुश कर सकता है। तो गिवन द अनसर्टेनिटी जो है एक्सटर्नल फ्रंट पे, और इन्फ्लेशन आउटकम के जो इम्प्लीकेशंस हैं, ये बहुत प्रूडेंट होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कि वो इस टाइम पे वेट एंड वॉच करे। और मीनवाइल आरबीआई जो है एक्टिवली एड्रेस करे लिक्विडिटी इशू मतलब बैंक्स में पैसों की कमी है इस टाइम पे, लिक्विडिटी की कमी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो पैसे हैं वो सारे ले लेता है। क्यों ले लेता है भाई? आरबीआई डॉलर को अगर देखता है कि बहुत ज्यादा डॉलर स्ट्रांग हो रहा है रुपए के अगेंस्ट, तो रुपए को सपोर्ट करने के लिए रुपया बाय करना शुरू करता है, एक्यूमुलेट करता है, एंड इससे रुपी की डिमांड बढ़ती है मार्केट से। वो रुपी को बाय करता है, डॉलर की डिमांड घटती है, डॉलर को डंप करता है मार्केट में, ओवर सप्लाई क्रिएट करता है। तो थोड़ी देर के लिए ये रुपए को स्टेबलाइज कर पाता है डॉलर के अगेंस्ट, जिसकी वजह से सिस्टम में से लिक्विडिटी चली जाती है कई बार। तो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, बट अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं है सिस्टम में। रेट कट होप्स पुश रुपी टू फ्रेश लो ऑफ 87.6। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे रेट कट्स की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 7 फरवरी को रेट कट्स आएंगे, इसकी वजह से हुआ यह है कि रुपया ना लो पर आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ यार रुपया तो डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया की सारी करेंसीज के अगेंस्ट ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। वो फैक्टर अलग है, राइट। लेकिन अब एक इंटरनल फैक्टर है हमारा। वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है आरबीआई की एमपीसी से रिलेटेड। जब रुपया, अब देखिए डॉलर भी गिर रहा है इंटरनेशनली, लेकिन रुपया भी गिर रहा है। नए इंट्राडे लो बनाया है 87.49 का अगेंस्ट डॉलर वेंसडे को। एक्सपेक्टेशंस ये आई मार्केट में कि 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% का रेट कट करेगी आरबीआई, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है, और ये सुन करके लोग रुपए को बेचने लगे और डॉलर को बाय करने लगे। भाई ऐसा क्यों हुआ? हुआ ये कि एक स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड आया इंपोर्टर्स द्वारा। क्योंकि क्या होगा, रेट कट होने के बाद ना इंडिया के रुपी पे और प्रेशर आएगा। यस, जब रेट कट होगा तो और प्रेशर आएगा रुपए पे। तो डॉलर इंपोर्टर्स ने क्या, सॉरी जो इंपोर्टर्स है उन्होंने क्या किया कि भाई काम करते हैं, इस टाइम पे हम डॉलर बाय कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे हो सकता है डॉलर और महंगा हो जाए रेट कट के बाद। तो जब उन्होंने अभी से ही डॉलर बाय करना शुरू किया और रुपया सेल करना शुरू किया, तो रुपए पे सेलिंग प्रेशर आया, रुपए की सप्लाई इंक्रीज हुई और प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया। एंड डॉलर का जो डॉलर को अगर आप देखेंगे रिलेटिवली वो काफी स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे एक रीजन बताया जा रहा है इंपोर्टर्स का, कि इंपोर्टर्स यहाँ पे प्रीएम्प्टिवली क्या कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिव, ठीक है, बाय कर रहे हैं। क्या बाय कर रहे हैं? डॉलर्स। क्योंकि उन्हें पता है कि रेट कट के बाद रुपया कमजोर होगा। जो मीटिंग है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो इंटरेस्ट रेट को सेट करती है, वो अभी अंडरवे है, एंड जो आउटकम है वो अनाउंस किया जाएगा फ्राइडे।
फ्राइडे को मतलब कल। एंड डिस्पाइट वीकर डॉलर इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग एशियन करेंसीज, द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड ड्यू टू स्टॉप लॉस ट्रिगर्स सेट द डीलर्स। तो अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स भी आज 2 दिन में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, और एशियन करेंसीज उल्टा और स्ट्रॉन्ग रही है डॉलर से, लेकिन रुपया फिर भी डेप्रिशिएट हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं, डीलर्स का ये कहना है। स्टेट रन बैंक, जितने गवर्नमेंट बैंक्स हैं, हमने उन्हें देखा कि वो डॉलर्स को बेच रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई इन द फॉरेक्स मार्केट। और ये क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को फर्दर प्रिवेंट कर रहे हैं। जब आप डॉलर बेचते हो मार्केट में तो ढेर सारा डॉलर हो जाता है मार्केट में, ओवर सप्लाई आ जाती है, और उसकी वजह से क्या है, उसके दाम स्टेबल हो जाता है। किसी भी चीज की ओवर सप्लाई है तो उसके दाम को बढ़ते हुए देखते हो आप? यूजुअली नहीं देखते हो, ठीक है, यूजुअली। तो वी मेंटेन आर बेस केस, जिसमें आरबीआई की जो मीट है, आरबीआई मीट्स एक्सपेक्टेशंस बट डज नॉट ओवर डिलीवर। नोमरा का ये कहना है कि इनका बेस केस एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवर डिलीवर नहीं करेगा। ये नहीं कि रेट कट कर दिए 0.5% और 0.75%, ये पॉसिबल नहीं है। और ये बिलीव करते हैं कि आरबीआई जो है वो काफी टॉलरेंट हो गया है ऑफ फॉरेक्स डेप्रिसिएशन, मतलब आरबीआई टॉलरेट करना सीख गया है, आदत लग गई है उसे रुपी को डेप्रिशिएट होते हुए देखते देखते डॉलर के अगेंस्ट। एंड इसका फोकस ये हो गया है कि ये सपोर्ट करे ग्रोथ को, एंड ग्लोबल बैकड्रॉप जो है वो फ्लूइड रहे। तो इस जंक्शन पर आरबीआई जो है वो साइड ऑफ कॉशन पर रह सकता है। तो रुपया अप्रोच कर रहा है 87.5, 87.49 तो आ ही चुका है। और अनसर्टेनिटी थी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर आप रुपए को देखें डॉलर के अगेंस्ट, तो ये ऐसे 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 चल रहा है, लेट्स से ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये जो लेवल है ना, जहां से ये हम कह सकते हैं कि ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ये होता है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ये लेवल ऐसा है जो रुपया जल्दी नहीं तोड़ेगा, यहाँ से काफी बार लौटता रहेगा, लेट्स से। और ऊपर की तरफ मैं बोलूंगा ये ऐसा लेवल है जहां से ये क्रॉस नहीं हो सकता, तो ये मेरा बन जाता है रेजिस्टेंस। तो जो आम नॉर्मल लोग हैं जो मार्केट वगैरह में नहीं रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो उन्हें मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल वो है जो ये ऊपर नहीं क्रॉस कर पाएगा, और सपोर्ट लेवल वो है जो ये नीचे इसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है कि अगला रेजिस्टेंस क्या है, मतलब कहां से वापस लौटेगा ऊपर। एंड जो वॉलेटिलिटी है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब उतार प्राइस में जो चेंजेस हैं वो बड़ी तेजी से हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन टेंशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मार्केट अब क्या कर रहा है, फैक्टर इन कर रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। स्टॉक मार्केट की यहाँ बात हो रही है और फॉरेक्स मार्केट की, ये दोनों मार्केट्स। तो आरबीआई जो है वहां पे करीब 87.30 पर डॉलर लेवल पर था, लेकिन उसने वहां फिर अगर आप देखेंगे तो इंटरफेयर करना छोड़ दिया। एंड रुपया जो है वो वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रहा है। बुधवार को 0.4% डिप्रिसिएशन देखा है हमने ड्यूरिंग द डे, एंड जबकि साउथ कोरियन करेंसी, फिलीपींस, मलेशियन रिंगिट, ये डेप्रिशिएट हुआ है 0.5% से। डॉलर इंडेक्स डाउन था 0.4% टू 107.60। तो डॉलर इंडेक्स क्या करता है, जो हमारा ग्रीन बैक है, ग्रीन बैक किसको बोलते हैं, हम डॉलर को बोलते हैं। डॉलर को कंपेयर करता है डॉलर इंडेक्स 6 अलग अलग करेंसी से, बास्केट ऑफ करेंसी है वर्सेस डॉलर। तो ये देखता है कि ये आ गया कितना, 107, सॉरी 107.6। तो इसको हम लोग डी एक्स वाई से बोलते हैं। आप इसके चार्ट्स देख सकते हो, डी एक्स वाई। तो वैसे ही रुपए का भी मैंने बताया था कि आपको हमारा, हम लोग रुपए में क्या, अच्छा बताइए, जैसे डॉलर इंडेक्स है वैसे हम लोग रुपए में एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यूज करते हैं। तो इफेक्टिव रेट होता क्या है, अगर मैं बोलूं कि रुपया अभी चल रहा है 87.49, लेकिन रुपए का जो इफेक्टिव रेट है वो फॉर एग्जांपल 105 चल रहा है, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ये मेरा आज का आप सबसे सवाल है। इसे हम बोलते हैं REER। जरूर इसका आंसर दे, मैं डिस्कस भी कर चुका है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो 87.50 जो है ये लेवल है जो ऑलमोस्ट टच कर चुका है वेंसडे को। $88, 88 पर डॉलर पास नहीं है, रुपया 88 आ जाएगा अगर रेट कट हो गया फ्राइडे को, तब तो ये बिल्कुल देखने को मिलेगा, डीलर्स का ये कहना है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया ओपन है कि हम यूएस से डिस्कशन करें, ट्रेड डील करें, और जब ये मोदी जी जाए तब ये हो तो और बेहतर है। तो यहाँ पे इंडिया ओपन कह रहा है कि वी आर वेरी ओपन टू रिवाइविंग टॉक्स, मतलब हम फिर से आपसे डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं और ना लिमिटेड ट्रेड डील करना चाहते हैं यूएस के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपकमिंग विजिट में टू वॉशिंगटन, जहां पे ये मिलेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का ही कहना है। तो इनका कहना है कि अगर यूएस तैयार है डिस्कशंस के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो हम भी तैयार हैं। एडिंग दैट जो एजेंडा है मोदी के विजिट का वो स्टिल फाइनलाइज हो रहा है कि वो मिलेंगे तो क्या क्या डिस्कस करेंगे।
प्राइम मिनिस्टर अभी ट्रैवल करने वाला है वॉशिंगटन 12 फरवरी को अपने फर्स्ट मीटिंग में विद ट्रम्प, और सिंस जो लाटर है उन्होंने अज्यूम किया ऑफिस ऑन जनवरी 20। तो अहेड ऑफ द विजिट ऑफिशियल्स फ्रॉम की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ये होल्ड कर रहे हैं। इंटेंस इंटेंस डिस्कशन चल रही है अभी सारी मिनिस्ट्रीज में, ठीक है, कि क्या रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड चीजें हैं, प्रपोजल्स है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम टैरिफ को अवॉइड कर सकते हैं, और क्या तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे के बायलेटरल टाइज, बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज के एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे कैसे वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि जो टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट है इससे अपने आप को दूर करे और इसका फायदा उठा पाए, अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर अभी जा रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया शेयर ऑफ जो यूएस है इन इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो हम एक्सपोर्ट्स में क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन, हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो काफी चीजें एक्सपोर्ट करती है। पर्ल, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हम यूएस को बेचते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इक्विपमेंट बेचते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम लोग बेचते हैं। इंपोर्ट क्या करते हैं वहां से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, गोल्ड एंड कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। तो ये सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ स्लो होकर के 2 साल के लो पर आ चुका है। तो क्या रीजन है ऐसा? ग्रोथ इंडिया के डोमिनेंट सर्विस सेक्टर में जनवरी में अगर आप देखेंगे तो स्लम्प होकर आ चुका है स्लोएस्ट लेवल पे इन मोर देन 2 years। डिमांड सॉफ्टन हुई है लेकिन अभी भी स्ट्रांग है एंड सब्सटैंशियल रेट ऑफ हायरिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है। तो एचएसबीसी का मैंने आपको बताया था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये रिलीज होता है हर कुछ महीनों में, एंड पूरी दुनिया भर में अगर आप देखोगे ज्यादा कंट्रीज में, अगर हम डिस्कस करते हैं ना कि यार इंडिया में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़िया हो रही है या इस टाइम पे सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बढ़िया हो रही है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो किससे, पीएमआई से, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। और पीएमआई अगर 50 से ज्यादा है ना, 50 से बढ़ रहा है ऊपर, तो ये एक तरीके से एक्सपेंशन है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर 50 से नीचे चला गया, 50 से ये नीचे जा रहा है अगर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये आपको हमेशा याद रखना है पीएमआई के बारे में, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। ये सर्विस सेक्टर का अलग होता है और मैन्युफैक्चरिंग का अलग से रिलीज होता है। तो ये अब आ गया है 56.5 पे, जो पहले था 59.3। तो एक्सपैंड तो कर रहा है क्योंकि 50 से ऊपर है, लेकिन पहले से कम एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है स्लो डाउन इसके एक्सपेंशन में। इंडेक्स अभी भी जो न्यूट्रल मार्क है 50, मतलब न्यूट्रल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है। तो ये अभी भी वहां से तो बेटर ही है, लेकिन जो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे जो न्यू बिजनेस है वो बढ़ रहे हैं स्ट्रांगली, लेकिन जो रेट ऑफ एक्सपांशन है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है और ये वीकेस्ट है पिछले 14 महीनों में। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड और डिसीजंस थे कि बेटर प्राइसेस दे पाए वो राइवल से, जो भी हमारी इंडस्ट्री थी। ग्रोथ जो था रिपोर्टेडली कर्व हुआ है बाय इंटेंस कंपटीशन, कंपटीशन काफी बड़ा है, एंड बिजनेस एक्टिविटी एंड न्यू बिजनेस पीएमआई इंडिसेस जो है ये ईज हुए टू देयर लोएस्ट लेवल्स सिंस नवंबर 2022 एंड नवंबर 2023 रिस्पेक्टिवली। एंड जो नया एक्सपोर्ट बिजनेस है वो दे आर पार्टली काउंटर्ड द डाउन ट्रेंड एंड कंटिन्यू टू रीबाउंड फ्रॉम अ डिप इन लेट 2024। तो इतना कोई बुरा हाल नहीं है सर्विस एक्सपोर्ट्स के, अगर आप देखेंगे सर्विस एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया रहे हैं हमारे। दिसंबर में लार्जर शेयर लिया उन्होंने ग्लोबल ट्रेड का, एंड ये जो पीएमआई का डेटा है अभी भी बहुत अच्छा है। 56.5 इज एक्चुअली अ रियली गुड नंबर। ये ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन एक्सपैंड तो कर ही रहा है। China gold demand rose 1% to reach record high in 2024 WGC। जो ग्लोबल गोल्ड डिमांड है इंक्लूडिंग ओटीसी ट्रेडिंग, ये राइज किया है बाय 1% टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 4974.5 मेट्रिक टन, 4974.5 मेट्रिक टन गोल्ड डिमांड रहा है, 1% से बढ़ा है ग्लोबली इन 2024। ये डेटा आया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC द्वारा बुधवार को, और इनका कहना है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है जैसे इंडिया का आरबीआई, यूएस का फेडरल रिजर्व, ये सबसे ज्यादा तेजी से गोल्ड बाय कर रहे हैं। यहाँ पर स्पॉट में जो गोल्ड प्राइसेस हैं अगर आप देखोगे 27% बढ़े हैं ये लास्ट ईयर, एंड ये सबसे ज्यादा है सिंस 2010। एंड इन्वेस्टर्स जैसे ऐसे चूज कर रहे हैं मेटल को कि वो ग्लोबल रिस्क के अगेंस्ट हेज करे। यस, गोल्ड से हम लोग हेज करते हैं रिस्क को। अगर आप देखिए किसी कंट्री में आप हो एंड अगर रशिया यूक्रेन में आप फंसे हो, यूक्रेन में, और अगर वहां वॉर हो जाए, आपको लगता है कि यूक्रेन की करेंसी की कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर वही करेंसी को आप अगर आपने गोल्ड खरीद दिया था और गोल्ड यूज कर रहे हैं
तो आप उसे हर जगह एज अ करेंसी यूज कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एज अ करेंसी वो यूज हो सकता है, बल्कि वो आपके जो डेप्रिसिएशन है यूक्रेन की, आप देखिएगा करेंसी की वैल्यू कितनी नीचे गिर गई होगी, वो उससे भी बचा रहेगा। गोल्ड तो उल्टा और ऊपर चला गया। तो आप खाली गोल्ड ले लेते, अगर किसी वॉर टॉर्न कंट्री में होते तो वहां पे आप कितना बढ़िया कर लेते। या फिर ऐसी करेंसी देखिए जहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जहां करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गई है, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जो एक्सट्रीम केसेस भी है, वहां पे गोल्ड कितना बढ़िया हेज रहता अपनी करेंसी के सारे जो इनके मैं कहूंगा प्रॉब्लम्स थे उनसे वो बच जाते। अब फॉर एग्जांपल कोई रुपए की जगह भी गोल्ड रखे हुए होता, पूरे गोल्ड के डिनोमिनेशन जो होती है इसकी करेंसी, तो अभी रुपया जो डिप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, एक्चुअली वो सारा उसका बेनिफिट होता, प्रॉफिट। तो इस तरीके से लोग गोल्ड को हेज की तरह यूज करते हैं, और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है ये करेंसी के लिए भी। तो सेंट्रल बैंक ही मेजर सोर्स ऑफ गोल्ड डिमांड रहे हैं। 1,000 टन से ज्यादा इन्होंने मेटल बाय किया है, थर्ड ईयर इन अ रो 2024 में। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड जो है सबसे बड़ा बायर था, 90 टन ऐड किया इन्होंने अपने रिजर्व्स में। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके मेंबर्स ग्लोबल गोल्ड माइनर्स हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया। तो लास्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट डिमांड था गोल्ड का, वो 25% बढ़ा टू 4 ईयर हाई ऑफ 1180 टन। एंड बिकॉज जो आउटफ्लो है फिजिकली बैक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से, वो ड्राई हुए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 ईयर। तो यहाँ पे काफी बड़ा शिफ्ट आया है एपेटाइट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है गोल्ड बार्स की वो 10% बढ़ी है, और जो कॉइन बाइंग है वो 31% घट गया है। तो लोग गोल्ड कॉइन की जगह गोल्ड बार्स खरीद रहे हैं। तो गोल्ड प्राइसेस भी अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं अभी, $2,865.30, $30 चल रहा है ये। क्यों? सबसे पहले तो ट्रेड वॉर की जो टेंशन आई है यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में। तो जब भी लोग डर जाते हैं ना कि मार्केट में पता नहीं आगे क्या होने वाला है, करेंसी को क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है, भाई गोल्ड ले लो। ऐसा करते हैं लोग, ठीक है। तो गोल्ड के दाम बढ़ने लगते हैं वहां पे। जब जब भी कुछ खराब न्यूज आ रही होती है ना, गोल्ड बढ़ जाता है वहां पे खराब न्यूज से। स्पेशली वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये इकोनॉमिक, देखो कि आप जो इकोनॉमिक कोलैप्स, ये सारी चीजों से। तो स्पॉट प्राइस में अगर आप देखो कि गोल्ड 0.8% बढ़ा है, नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्सपैंडिंग एनर्जी टाइज बाइंग मोर यूएस ऑयल ऑन मोदी ट्रंप मीट एजेंडा। अब मोदी जी जा रहे हैं यूएस, तो क्या क्या चीजें इनके एजेंडा में हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से डिस्कस करें। गोल तो हमें पता है कि भैया हमें कोई टैरिफ वगैरह नहीं चाहिए, पहले ही बातचीत कर लेते हैं, बातचीत से सुलझा लेते हैं। क्या पहले टैरिफ लगाना और फिर डिस्कस करना है ये सब। तो अगर आप वो देखेंगे कि जो एक्सपैंडिंग एनर्जी पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मोर ऑयल फ्रॉम यूएस एंड अमेरिकन पार्टिसिपेशन इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो एनर्जी पार्टनरशिप हम बढ़ाना चाहते हैं यूएस से, इंडिया का ये कहना है। और एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और एनर्जी खरीदेंगे यूएस से। एनर्जी क्या खरीदेंगे हम, एक तो बोलेंगे भैया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है, उसमें आप इंडिया की मदद करो, ठीक है। हम न्यूक्लियर एनर्जी पे थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, हम आपसे ऑयल भी ज्यादा बाय करेंगे, हम नेचुरल गैस भी बाय करेंगे आपसे, इनका ये कहना है। तो मीटिंग एक्सपेक्टेड ये है कि डिस्कस करेगी यूएस इंडिया डिफेंस स्ट्रैटेजी को भी। यस, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक की इंजन जो हम खरीदते हैं, इसके अलावा यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और यहाँ पे जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कशन खत्म हो गई थी, छूट गई थी बीच में ही, उस वहां से हम उसे आगे कैरी करना चाहते हैं। तो मोदी जो है ये ट्रैवल करेंगे टू यूएस फ्रॉम फ्रांस, एंड जहां पे इन्हें इनवाइट किया गया है फॉर एआई समिट। तो ईटी जो था वो फर्स्ट था टू रिपोर्ट लास्ट वीक की पीएम जो है वो क्लब करेंगे अपने यूएस विजिट को विद फ्रांस। एंड इंडिया ने इंक्रीज किया है अपने ऑयल इंपोर्ट्स को फ्रॉम यूएस लास्ट ईयर। जो वॉल्यूम है ये एक्सपेक्टेड है कि इट विल गो अप फर्दर फॉलोइंग ट्रम्प्स अनाउंसमेंट टू मैक्सिमाइज यूएस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इंडिया ने कहा कि भाई हम ऑयल इंपोर्ट्स आगे तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन हमने पिछले साल भी यूएस से ऑयल इंपोर्ट ज्यादा किए हैं, वॉल्यूम बढ़ने वाला है। ट्रंप ने कहा है कि भाई हम देखो यूएस अब ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। यस, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। यस, सऊदी अरेबिया नहीं है या फिर दूसरी कंट्रीज, यूएस। तो यहाँ पे ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि वो फिलअप करेगा अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को और एक्सपोर्ट करेगा अमेरिकन एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा एनर्जी परचेज होगी बिटवीन इंडिया एंड द यूएस पहले से। एंड इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो थॉ है यूएस रशिया टाइज में फॉर अनहिंडर्ड सप्लाई ऑफ रशियन डिस्काउंटेड ऑयल टू मेंटेन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो यूएस रशिया के बीच जो टाइज है, यहाँ पे देखना होगा कि
यूएस का रशिया का जो सप्लाई आ रहा है ग्लोबल मार्केट में वो रहता है या नहीं, क्योंकि अगर रशियन सप्लाई अचानक से कट गया ना ग्लोबल ऑयल से, पूरे तरीके से सैंक्शंस लग गए इन पर, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, एक मेजर कंट्री जो सप्लाई कर रही है ऑयल वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, तो ओवर सप्लाई जो ऑयल की वो काफी कम हो जाएगी। तो रशिया के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने मीटिंग की दिल्ली में एंड डिस्कस किया ऑयल सप्लाई को, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन। तो बिसाइड्स ट्रेडिशनल एनर्जी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को हमें पुश करना है और मोदी ट्रम्प समिट में ये हो सकता है। यूएस बहुत मतलब इंटरेस्टेड है कि वो कोलैबोरेट करे हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेक्टर में, एसएमआर सेक्टर में, और कहा कि यहाँ जो प्रोस्पेक्ट्स है ना कोलैबोरेशन के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में, वो काफी और ब्राइटन हो गए हैं जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री सिक्योरिटी ने 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी लिस्ट से रिमूव कर दिया है, जैसे इंडियन रेयर अर्थ, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो लिस्ट है, ये क्या लिस्ट है, ये लिस्ट कंप्राइज करती है ऐसे इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनके ऊपर ना एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब यूएस से आप चीजें इन पे एक्सपोर्ट सारी नहीं कर सकते हो, और लाइसेंस चाहिए होता है अगर इनको कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो ये इन्हें बेसिकली सैंक्शन रहता है एक तरीके से। तो यहाँ पे एक प्रपोजल है, एक मिनी ट्रेड डील का या लिमिटेड स्कोप ट्रेड डील का एजेंडा है यहाँ पर, कि भाई एक हम साइन कर दे ट्रेड डील। ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो एनकरेज करेंगे इंडिया को कि वो परचेज करे यूएस में मैन्युफैक्चर हुई डिफेंस आइटम्स, जैसे कि फाइटर जेट्स, जो हम लेते हैं कहाँ से, फ्रांस से या फिर रशिया से। तो इंडिया ने ऑन इट्स पार्ट कहा कि हम कहेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो एक्सपेडाइट करे कोलैबोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के लिए, जो तेजस में हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज करते हैं। और एक टीम है फ्रॉम इंडिया, ये शेड्यूल्ड है कि विजिट करेगी यूएस फॉर टॉक्स टू कंप्लीट द जीई 414 इंजन डील बाय द एंड ऑफ मार्च। तो इन देयर फोन कॉल लास्ट वीक ट्रम्प और मोदी ने डिस्कस किया था बायलैटरल रिलेशनशिप, और इन्होंने कुछ एरिया स्पेसिफिकली मेंशन किए थे, जैसे टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी एंड डिफेंस। आते हैं अगले आर्टिकल पे। आरबीआई ऑर्डर्स एनबीएफसी टू रिवील मैक्स रेट्स ऑफ ऑल लोन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा है सारे एनबीएफसी को, एनबीएफसी कौन से होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कि भाई आप एक काम करो, आप जो है हमें रिवील करो, बताओ कि आप क्या टोटल रेट चार्ज करते हो कस्टमर्स को हर एक लोन प्रोडक्ट पे, ठीक है। और लेंडर्स को ये भी जानना है कि मैक्सिमम रेट्स जो अप्रूव्ड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या है। तो एनबीएफसीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है, अप्रूव करता है कि क्या ब्याज दर चार्ज होगा किस किस बंदे से किस किस लोन प्रोडक्ट पे। आरबीआई कोई लिमिट नहीं लगा सकती है इंडिया में कि आप कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो, आप 50-60% पे भी किसी को लोन दे सकते हो इतने इंटरेस्ट पे भी। तो एक फाइनेंस कंपनी जो है उसे डिस्क्लोज करना होगा कि वो डिस्क्लोज करे कंपोजिट सीलिंग रेट्स, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स, प्रोसेसिंग फी, और जैसे आजकल क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बोलेंगे हाँ हम इंटरेस्ट रेट कम चार्ज कर रहे हैं, और 5-5% प्रोसेसिंग फी भी चार्ज कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी एनबीएफसी है। आप मतलब 5% तो एक्स्ट्रा उन्होंने प्रोसेसिंग फी लगा दी, उसके बाद इंश्योरेंस और अदर चार्जेस डाल दिए ऑन वेरियस कैटेगरीज, जैसे कि लोन, मॉर्गेज, व्हीकल, प्रॉपर्टी, गोल्ड, एजुकेशन, ये सारी चीजों में। तो यहाँ पे स्पेक्टर ऑफ हाउस होल्ड इंडेटनेस है, और जो मूव है ये प्लॉजिबली एम्ड है कि कर्व करेगा कोई यूरियस स्ट्रीक अमंग एनबीएफसी जो जिन्होंने फ्यूल किया है रिटेल लोन को रिसेंट ईयर्स में। तो एक फ्री इंटरेस्ट रेट रजीम है, आरबीआई कोई कैप नहीं लगा सकता कि आप कितना किसी से चार्ज कर रहे हो, लोन के पे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, और आरबीआई का कोई रोल ही नहीं है लेंडिंग रेट को चेंज करने में। तो यहाँ पे बैंक्स और एनबीएफसी डिसाइड करते हैं कि इन्हें कितने ब्याज दर पे लोन देना है, लेकिन एक सटल प्रेशर रहता है जरूर। वंस एनबीएफसी जो है वो स्पेल आउट कर देता है ब्लैक एंड व्हाइट जो हाईएस्ट चार्ज है ऑन ईच टाइप ऑफ लोन, ये दे वुड बी इन अ पोजीशन कि वो ब्रीच कर पाए उसे। और जो एक बार रेट रैटिफाई हो जाता है ना, बोर्ड अप्रूव कर देता है, तो उसे फिर से डायरेक्टर्स को यहाँ पे री अप्रूव करना होता है कि अगर हाइक करना है टोटल चार्जेस को, या लो करना है, या जो भी करना है। तो क्योंकि ये रिटेन करना चाहेंगे कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन फाइनल लोन प्राइसेस, ज्यादातर एनबीएफसी क्या करते हैं, सबमिट करते हैं आरबीआई को एक मैट्रिक्स ऑफ रेट्स डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स, कि बोरोवर का क्रेडिट स्कोर क्या है, लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, बोरोवर की लोन रिपेमेंट एबिलिटी क्या है, टेन्योर क्या है, मार्केट क्या है, लिक्विडिटी कंडीशंस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आरबीआई प्रोबेबली क्या सस्पेक्ट करता है कि कुछ एनबीएफसी हैं जो बोरोवर्स को डार्क में रख रहे हैं, ठीक है, कि फाइनल रेट्स नहीं बता रहे हैं, जैसे कि तो कहीं ये इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई ये भी जरूर देखता है। तो जो कोड है रिक्वायर करता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो अप्रोच है ग्रेडेशंस ऑफ रिस्क एंड रैशनल के डिफरेंट डिफरेंट रेट हम डिफरेंट लोगों से क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान अलग है। देखिए, वी आर नॉट इक्वल। आप क्रेडिट स्कोर ही उठा के देख लीजिए और लोन अप्लाई करने जाइए, यू विल नो कि दैट वी आर ऑल नॉट इक्वल।
ठीक है? सो यहाँ पे ऑफ कोर्स बैंक्स जब आपको लोन देते हैं वो ये देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल को आप डिफॉल्ट कर दोगे। जब इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस बेचती है, वो आपका प्रीमियम इस बेसिस पे कैलकुलेट करती है कि कल आपके मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? तो ये हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को एनालाइज करते हैं क्योंकि इन्हें भी बिजनेस रन करना है, राइट? और इट्स अ रिस्की बिजनेस, इट्स नॉट एन ईजी बिजनेस वैसे बहुत ज्यादा। इट्स नॉट वेरी टफ एज वेल। जब तो अगर आप बहुत ज्यादा लालची ना हो जाओ तो ये जो लेंडिंग का बिजनेस है थोड़ा सा स्लो ग्रोथ वाला बिजनेस रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक साल में ही अपने सारे पैसे लेंड कर दिए लोगों को, राइट? सोच समझ के अगर आप लेंड करो अच्छे क्रेडिट स्कोर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनबीएफसी उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। और एनबीएफसी को ना पैसा ज्यादा दाम पर मिलता है, मतलब ये मार्केट से पैसा उठाते हैं महंगे दाम पर। एक बैंक है, बैंक हमेशा एनबीएफसी से कम दाम पर आपको लोन देगा। इंटरेस्ट रेट बैंक्स में हमेशा कम होंगे एनबीएफसी से, क्यों? क्योंकि बैंक्स को वही पैसे ना बहुत ही कम रेट पर मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। तो एनबीएफसी क्या करता है, वो कहता है मुझे बैंक से कोई कंपटीशन नहीं है बाबा, बैंक बहुत बड़ा है, बैंक बहुत सस्ते दाम पे लोन देता है। मैं सिर्फ उन लोगों को पकड़ूंगा जिनको बैंक लोन नहीं दे रहा है, ठीक है? तो बैंक लेट्स से 10 में से 5 करोड़ लोग हैं जिनको बैंक के लिए वो एलिजिबल है, क्योंकि बैंक देखेगा बढ़िया क्रेडिट स्कोर हो, सब कुछ बढ़िया हो, मैं तब लोन दूंगा ना, क्योंकि मैं बढ़िया रेट ऑफर कर रहा हूँ। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी हो रिपे करने के लिए, आप ऑलरेडी पैसे वाले हो। जैसे बैंक वाले बोलेंगे अगर आपके पास 20 लाख है, हाँ, तो आप मेरे से 20 लाख का लोन ले लो। लेकिन अगर आप बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं है, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो ये हम ऐसा मजाक उड़ाते हैं, दिस इज आई थिंक कि पैसा होता है तभी बैंक वाले लोन देते हैं आपको। तो एनबीएफसी किसको पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि आपको कोई लोन नहीं दे रहा है, काम करो हमसे लोन लो, लेकिन हम आपसे चार्ज करेंगे 30%। हम 5% का प्रोसेसिंग फी लगा देंगे, उसमें पेनल्टी लग जाएगी अगर आप रीपे कर दोगे 5% और, मतलब इस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही हाई रिस्क लोगों को पैसा देता है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन्हें लगता है ज्यादा है और बैंक इन्हें नहीं देगा। तो उन लोगों की भी मजबूरी है कि वो इनसे ही पैसा लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से एनबीएफसी फंक्शन करते हैं ओवरऑल इंडिया में, और बाकी जगह भी मेरे ख्याल से इसी तरीके से फंक्शन करते हैं। गोल्डमैन ने अपग्रेड किया है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और कहा है कि बेटर आउटलुक है अगले 2 साल के लिए, 2 फिस्कल्स के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड किया है एचपीसीएल को, बीपीएसएल को, बीपीसीएल एचपीसीएल को बाय रेटिंग दी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को न्यूट्रल दिया है। कह रहे हैं कि इनका आउटलुक ना पहले से इंप्रूव लग रहा है, हमें बढ़िया लग रहा है। इनका कहना है कि देखो, सबसे पहले तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये, इनका शेयर 25% गिर गया है पीक से अर्ली 2024 के, क्योंकि इनके अर्निंग्स पे ना अगर आप देखोगे काफी प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी घटते जा रही है, ठीक है? एक तो लोअर क्रूड डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सैंक्शंस लगा हुआ है रशिया पे, और अंडर रिकवरी है एलपीजी में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो कंसर्न्स हैं ये प्राइस इन हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हम इसको फैक्टर इन कर चुके हैं शेयर के प्राइसेस में। और क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइस जो है अपसाइड अब काफी कैप लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है रशियन क्रूड डिस्काउंट पे, एनालिस्ट का ये कहना है। तो ब्रोकरेज एंटिसिपेट कर रहा है कि ब्रेंट क्रूड जो है ग्लोबल ऑयल के लिए बेंचमार्क जैसे हम कहते हैं, वो डिक्लाइन होकर आ जाएगा टू अ लो ऑफ $70 पर बैरल बाय ईयर एंड, जो अभी चल रहा है 75। एंड रिकवरी जो होगी फ्री कैश फ्लो में FY26 में की ड्राइवर हो सकती है ओएमसीज के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस के लिए, एंड इससे रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा फॉर एचपीसीएल एंड बीपीसीएल। इन्होंने ये भी कहा कि हम अपग्रेड करेंगे आईओसी को टू न्यूट्रल फ्रॉम सेल, क्योंकि स्टॉक जो है इसने अंडर परफॉर्म किया है दूसरे ओएमसीज को बाय एवरेज ऑफ 24%, जब से इसने पीक अर्ली रीच किया था लास्ट ईयर, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी बैलेंस लग रहा है। तो ये कहना है इनका ऑयल कंपनीज के बारे में। अब आते हैं हमारे आखिरी एडिटोरियल आर्टिकल में, नो मोर बिट्स एंड पीसेस। एक न्यू मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी should set up reciprocal framework of investment rules। यहां पे बात हो रही है एक नए मॉडल की जिसका नाम है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये सेटअप होना चाहिए, और ये इसको सेटअप करना चाहिए एक रेसिप्रोकल फ्रेमवर्क इन्वेस्टमेंट रूल्स के लिए इंडिया में। तो एक टिपिकल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो होता है वो उसको बैलेंस करना चाहिए कि जो गोल्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के, उसको, और स्टेट का जो सॉवरेन राइट है रेगुलेट करने का, किसी भी गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो रेगुलेट करे अपने कंट्री को, अपने मार्केट को, इन दोनों चीजों को। और आप अच्छे से देखो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं इन्वेस्टर हूं तो वो सेफ हो, और स्टेट के पास भी राइट हो कि वो रेगुलेट करे। ये दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लॉपसाइडेड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। तो जो एक मॉडल
बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है जो इंडिया ने अनाउंस किया था 2016 में, वो फेल हो गया है इस फ्रंट पे। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखो तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की ने अश्योरेंस दी थी कि जो गवर्नमेंट है वो रिवैम्प करेगी, मतलब फिर से वापस लेकर आएगी जो मॉडल बीआईटी है उसको, और इट इज मोर देन वेलकम। तो मॉडल बीआईटी फ्रेमवर्क जो है वो रिस्पॉन्स था, एक रिस्पॉन्स था हमारा टू अ स्लीव ऑफ अनफेवरेबल आर्बिट्रेशन रूलिंग्स। अनफेवरेबल आर्बिट्रेशन रूलिंग्स क्या होते हैं? अब मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है और हमें पता है कि इंडिया में अगर कोर्ट में जाओगे तो भैया 20 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ भी डिस्प्यूट हो गया तो हम एक क्या करेंगे, आर्बिटर अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। एंड आर्बिट्रेशन के लिए, आर्बिट्रेशन होता ही है कि हम कहेंगे कि भाई ये आर्बिटर है हमारा, लेट्स से सिंगापुर में, हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फाइनल फैसला ये देगा, हम दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन होगा, ताकि ये बिल्कुल एक न्यूट्रल पार्टी हो, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको इंडियन कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है और आप इसका एग्रीमेंट कर लो कि आप आर्बिटर अपॉइंट करना चाहते हो। तो हुआ ये कि इंडिया के अगेंस्ट ना जितने भी आर्बिटर्स थे जो इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी रूलिंग्स आई, ठीक है। इंडिया को अच्छा नहीं लगा कि यार मेरे अगेंस्ट क्यों रूलिंग्स आ रही हैं इतनी सारी, मैं पूरा फ्रेमवर्क ही बदल देता हूँ। तो एक मॉडल बीआईटी फ्रेमवर्क था, ये रिस्पॉन्स था टू अ स्लीव ऑफ अनफेवरेबल आर्बिट्रेशन रूलिंग्स। इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी आर्बिट्रेशन रूलिंग्स आती थी क्योंकि इंडिया तब उल्टी सीधी चीजें भी बहुत करता था, ठीक है, कंपनी से बहुत पेटी चीजों के लिए लड़ने लगता था। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी इंडिया से भाग जाते थे, तो इंक्लूडिंग वोडाफोन, केन, डीवस, तो जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है इंडिया को, ठीक है। एक अनयूजुअल एस्पेक्ट ये था कि इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया टू एक्सेप्ट काफी सारे एडवर्स वर्डिक्ट्स को, जिसकी वजह से दो कंपनीज डेवस एंड केन ने क्या किया पता है आपको, हमारे ओवरसीज एसेट्स थे एयर इंडिया के, वो सीज कर लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ओन करती थी बाहर के एसेट्स, तो जो कोर्ट था, जो आर्बिटर था, उसने कहा कि भाई ये लो आप क्या करो, अब क्या कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है, पैसा ही नहीं चुका रही है, डिक्लाइन कर रही है कि हम वर्डिक्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ये कर रही है। तो इंडियन हमारे जो एसेट्स थे वो बाहर सीज करके उन कंपनीज को दिए गए, ठीक है। रिसेंटली, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अगर आप देखोगे तो इंडिया ने रिपेल किया 77 ऑफ 80 ओल्डर बिड्स ऑन फियर कि ये इजियर हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट को आर्बिट्रेशन में ड्रैग कर लेंगे। जैसे इंडियन कोर्ट में तो मामला चलो 20 साल भी चल जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, कोई भी हम उल्टा सीधा काम करेंगे तो ये हम लोग को फॉरेन कोर्ट्स में लेके चले जाएंगे, और वहां पे फिर हमने क्योंकि साइन किया है कि वहां हम रेडी हैं वहां के आर्बिट्रेशन रूलिंग के लिए, हमने खुद ही चूज किया है जज भी, तो वहां तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 2016 का मॉडल अडॉप्ट किया गया जिसे एक नी जर्क प्रोटेक्शनिस्ट मेजर देखा गया रादर देन अ नुआंस्ड अप्रोच। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए हम एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ले आए, ना कि एक नुआंस अप्रोच। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एजर्ट किया कि जो एक मॉडल बीआईटी है ना, बायलैटरल क्या है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये इसे रीड्रॉ किया जाएगा इन द स्पिरिट ऑफ फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। एंड अगर ये किया गया तो ये होगा बहुत ही प्रॉब्लमैटिक। तो एक ऐसे स्टैंड को नहीं हमें लीड करने देना चाहिए जो एक स्टेट को अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दे दे, गवर्नमेंट को अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दे दे कि भाई हमारा जो मन में आएगा हम वो करेंगे, राइट, ये नहीं होना चाहिए। तो रिगार्डलेस ऑफ कंसर्न्स अराउंड आर्बिट्रेरियसनेस एंड अब्यूज ऑफ पावर, तो अनफॉर्चुनेटली 2016 का जो मॉडल है ना, वो रियलिटी कंसिडर करता ही नहीं है म्यूचुअल बेनिफिट का। म्यूचुअल बेनिफिट का इसमें है ही नहीं कुछ कि म्यूचुअल बेनिफिट एसेंशियल है एज अ फैक्टर ऑफ बीआईटी, क्योंकि अगर आप दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। आप वन साइडेड बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना। आप ऐसा कोई शर्त लगा रहे हो कि हाँ भाई कल सुबह सूरज निकलेगा, तो कोई आपको काउंटर पार्टी नहीं मिलेगा इस शर्त में अगेंस्ट आपके लगाने के लिए। क्या कोई मिलेगा किसी से? आप लगा कर देखो। तो ये वैसे एग्रीमेंट्स हो गए, ऐसे एग्रीमेंट्स में जहां एक ही साइड का फायदा है, या तो आप किसी को बेवकूफ बना लो, लेकिन आप कितने लोगों को बनाओगे? तो फॉर एग्जाम्पल जो एग्जिस्टिंग मॉडल है वो रिक्वायर करता है कि आप जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है उसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। आप एक्सक्लूड करोगे उस एग्रीमेंट में कोई भी टैक्सेशन मेजर जो इम्पोज किए गए हैं इंडिया पर। और सबसे जो इसमें बकवास इंसिस्टेंस है वो ये है कि इन्वेस्टर जो है वो कोई भी अगर उसका लेट्स से कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, तो 5 साल तक वो जो केस है वो इंडिया में पहले चलना चाहिए। डोमेस्टिक रेमेडीज, ये कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, तब उसके बाद आप आर्बिट्रेशन शुरू कर सकते हो सिंगापुर में या कहीं और यूरोप में, ठीक है। तो ये काफी बकवास लगा बाकी इन्वेस्टर्स को कि आप ये 5 साल का नंबर कहां से लेके आए हो, सबसे पहले तो आप ये बताओ। और ये फैक्ट कि गवर्नमेंट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज कर रही है फॉली इस टाइप के आर्बिट्री
टाइमलाइन का ये एविडेंट है कि इंडिया जो है वो ओमिट कर रहा है इस रिक्वायरमेंट को बीआईटी से, जो हमने ब्राजील के साथ एग्जीक्यूट किया। ताइवान के साथ जब हमने डिस्कशंस किए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो यहाँ पे हमने इसको 5 से 4 साल पर कर दिया। तो ये ऑब्वियस है कि बाकी कंट्रीज जो है ना वो भी पुश बैक कर रही है, वो कह रही है कि ये क्या लॉजिकल ऑब्लिगेशन है, मतलब 5 साल ये नंबर कहाँ से है, और डोमेस्टिक रेमेडीज 5 साल तक क्या करेंगे? 1 साल का दो, 1 साल में नहीं मतलब 5 साल तक हम आपसे लड़े, फिर जाए दूसरी फॉरेन कंट्री में, फिर उस कोर्ट में जाए जहां हम आर्बिटर है, वहां आपसे हम लड़े। तो ये तो कोई बात नहीं है, राइट? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत है, या फिर आप सही करना चाहते हो इन्वेस्टर्स के साथ, तो आप 1 साल का ही टाइम दे दो, आप 6 महीने का दे दो। तो नो वंडर आधे से ज्यादा जो डजन्स ऑफ बीआईटीज हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं वो तब हुए हैं जब न्यू मॉडल आया है। उसके बाद जो न्यू बीआईटी मॉडल है, इसको सेटअप करना होगा एक रेसिप्रोकल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रूल्स, जहां पे सेटलमेंट जो भी डिस्प्यूट है उसका सेटलमेंट हो ऑफ आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, ताकि जो राइट्स है हमारे इन्वेस्टर्स के वो प्रोटेक्टेड रहे। इंडिया में जुडिशरी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट हो ना तो उसको सॉल्व करने में हमारे कोर्ट 20 साल भी लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका पैसा फंस गया 20 साल के लिए, तो उससे बढ़िया एफडी कर दो, उसे इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सीन है, मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट होपफुली लिसन करेगी टू द स्टैंडिंग कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स पे, जो है जिन्होंने नोट किया था 2021 में कि जो नंबर ऑफ बिड्स हैं 2015 के बाद जब हमने साइन किया, जो नंबर ऑफ नेगोशिएशंस हैं वो इनएडिक्वेट है। एंड अमंग अदर थिंग्स कमेटी सजेस्ट करी कि जो मॉडल बीआईटी है वो अडॉप्ट करे ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो एडवांस कंट्रीज यूज करती हैं वो हम अडॉप्ट करें, इंक्लूडिंग डेवलपिंग एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो वन ऑफ द रीजन जो है for the rethink on BIT is government's keenness कि हम इंक्लूड करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की डिस्कशंस बड़े दिनों से चल रही है, और मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक जो आया है इस नेगोशिएशन में वो आया है डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए। यूके भी यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए थोड़ा परेशान है, और प्रपोज किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की लाइकली टू डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जॉस्टिंग लोकल रेमेडीज। तो यूके भी कह रहा है कि भैया देखो, ये जो रूल है ना तुम्हारा कि कोई भी डिस्प्यूट हो हमारा या तुम्हारा या हमारी कंपनीज हमारी इन्वेस्टर्स का तुम्हारे इंडिया में, तो ये नहीं होना चाहिए 5 साल की हम पहले तुमसे डोमेस्टिक इसमें लड़े और उसके बाद फिर इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स के पास जाए। आप इसको हटाओ 5 साल वाले रूल को, और जो नया बीआईटी फ्रेमवर्क जो होगा इसको एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना होगा कि हम सेफ गार्ड कर पाए इंडिया की पॉलिसी स्पेस को भी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आए। अगर मैं एक चीज दूंगा आपको, सामान बेच रहा हूँ, कह रहा हूँ कि नहीं नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब मैं खुद श्योर नहीं हूं ना कि ये चलेगा 2 दिन भी, राइट? लेकिन अगर कोई 5 साल की वारंटी देता है आपको, तो कैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है? तो क्या आप क्या कह रहे हो, आप कॉन्फिडेंस इंफ्यूज कर रहे हो सामने वाले के दिमाग में कि यार आप लोग कोई टेंशन नहीं है, ये एक तरीके से गारंटी है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इंडिया को भी ये गारंटी देना होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस से इंड्यूस करना होगा कि भाई आप आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यू विल लव इट, बहुत अच्छा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। देखिए पैसा कमाने ही आ रहा है वो इन्वेस्टर भी, और रिटर्न्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे वेलकम किया जाएगा, ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाएगी जिससे आपको डिस्कंफर्ट हो, आपके पैसे आपके इन्वेस्टमेंट को ऐसा फील हो कि आपको पूरा इन्वेस्टमेंट ही रिस्क पे आ गया है, बिल्कुल हाई रिस्क हो गया है। तो जो रिवैम्प्ड वीआईटी है वो एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।